नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा बताते हैं भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करते हैं। टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप लोगों ने भूगोल को अपना सब्जेक्ट चुना है तो बेफिक्र हो जाइए, आप आ गए हैं। अब आपको भूगोल शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो है आपके पास क्वेश्चन आंसर से लेकर सब चीज़ कराया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले जो इसका जो पहला चैप्टर है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, इसका ये नाम ही है इसका भूगोल उत्पत्ति एवं विकास। तो जो ये वर्ड बना है भूगोल उत्पत्ति एवं विकास, इसी से ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो चलिए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि भूगोल होता क्या है। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भूगोल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफोज, ठीक है दोस्तों। तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अर्थात भूगोल का क्या मतलब हो गया? पृथ्वी का वर्णन। ध्यान रखें, इतना सा ही क्वेश्चन पूछ देता है कि भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज, ये किस भाषा का शब्द है? तो आप ध्यान रखें, इस भाषा को ग्रीक वर्ड, ग्रीक को कहा जाता है, यूनानी भाषा भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें, लैटिन वर्ड नहीं है, ध्यान रखें। तो इसका अध्ययन क्या होता है? भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। इसी प्रकार से कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जियोलॉजिया दे रखा है और जियोमेट्रिया दे रखा है, जियोइड्स दे रखा है। देखिए, तो जियो के साथ जब लॉजिया लग जाता है तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो के साथ जब जियोमेट्रिया वर्ड जानते भी हैं, जो कहते हैं लोग ज्योमेट्री पढ़ना है। जियोमेट्रिया जब वर्ड आ जाए तो पृथ्वी का मापन पढ़ना है। जियोइड्स पूछा जाता है हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कहते हैं पृथ्वी का आकार जियोइड शेप का है। पृथ्वी के आकार के अनुरूप ही हमारा जो भी शेप होता है उसे हम कहते हैं जियोइड शेप। बात किया जाए कि भूगोल, जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक वैज्ञानिक या ग्रीक विद्वान विद्वता, इनका नाम था इरेटोस्थनीज। इसी कारण से इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। लेकिन इनके साथ साथ एक और महानुभाव हैं जिनको भी भूगोल का जनक माना गया है, उन्हें माना गया है हिकेटियस को। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना गया है। हिकेटियस किए गए थे, तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा पूरा स्थलमंडल, स्थल भाग जो है वो सागरों से घिरा है, और उन्होंने दो महादेशों का ज्ञान दिया, दो महादेशों का। और ख़ासतौर पे जैसे हम पहले बात करते, पैंजिया था जो कि पृथ्वी का जो वो हिस्सा जिसपे स्थल वाला भाग था उसे पैंजिया कहा गया, और जो जल वाला भाग था उसे पैंथालासा कहा गया। लेकिन उस पैंजिया का भी विखंडन हो गया था, एक अंगारा लैंड में और एक अंगारा लैंड था और एक आपका गोंडवाना लैंड था, जिसमें से भारत का जो विकास हुआ है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो बात किया जाए कि आधुनिक भूगोल, वर्तमान में बात की जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो आधुनिक भूगोल का जो जनक हैं वो हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब हम्बोल्ट भी याद रख सकते हैं, पूरा एवी हम्बोल्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम्बोल्ट से कुछ जानकारी ले लीजिए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसका गया, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। समताप रेखाओं को सबसे पहले मानचित्र पर दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हम्बोल्ट। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम क्या है, तो कॉस्मोस। बात की जाए भूगोल के विकास क्रम की बात की जाए, तो भूगोल का विकास क्रम अर्थात कि मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का जो वर्णन था, उन्होंने बताया कि हिप्पोक्रेटिस ने। इसका मतलब समझिए, हिप्पोक्रेटिस नाम के एक विद्वान जिन्होंने बताया कि जो भूगोल कुछ नहीं, भूगोल क्या है कि जो भी पर्यावरण दिख रहा है हमारे आसपास उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्होंने इसी को भूगोल कहा कि भूगोल क्या है, मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन है। तो अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक में लिखते हैं कि राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव, इसी को भूगोल मानते हैं। समझिएगा कि भूगोल क्या है, इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने समय काल में अपनी स्थिति बुद्धि विवेक के अनुसार से अलग अलग मानते हैं।
कोई मानता है कि मनुष्य पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही भूगोल है। कोई कह रहा है कि भौतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है राज्य के गठन पर, क्योंकि ये अरस्तु जो है ना, इनकी पुस्तक देख सकते, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस के जनक भी कहे जाते हैं अरस्तु को, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि राज्य किस प्रकार से इसका गठन हुआ, निर्माण हुआ, तो इसके गठन पर इन भौतिक कारकों, पर्यावरण का, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा, उसको कहते हैं भूगोल। लेकिन एक भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के लिए जो किया गया, इसमें सबसे अहम योगदान आता है वही हम्बोल्ट साहब का और एक महाशय हैं कार्ल रीटर का। अगर बात किया जाए आते 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 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भूगोल का अध्ययन हो गया, कुछ नहीं था, केवल और केवल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में शुरू हो गया। इसमें भी दो ग्रुप बढ़ गए, एक को बोला गया संभावनावाद, एक को बोला गया निश्चयवाद। एक को बोला गया संभावनावाद के समर्थक हैं, तो एक को बोला गया कि वे निश्चयवाद के समर्थक हैं। दोनों में अंतर क्या बेसिक अंदर समझ लीजिए। संभावनावाद को मानने वाले लोगों ने कहा कि कुछ नहीं है, मानव क्या है, अपने वातावरण में बदलाव लाने में जब सक्षम है, जो भी प्रकृति में है मनुष्य उसे बदल सकता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका दोहन कर सकता है प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का, उसे कहा गया संभावनावाद। इसके समर्थकों में आते हैं वाइडर डी लवलास, लुसियन फ्रेबे। इनकी एक पुस्तक का नाम है वाइडर डी लवलास की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को उजागर किया इन्होंने इस पे। वह निश्चयवाद को मानने वाले कहते हैं कि इस प्रकृति में सब कुछ निश्चित है, मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तित नहीं करेगा, परिवर्तन करने पर उसका विनाश हो सकता है, नुकसान हो सकता है पूरे प्रकृति में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।